चलिए, लेट्स स्टार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रांजिशन कर्व. अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर ये देखा कि जो कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स, जिसको बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्ट कर रहा है. दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट हमने पहले देखा कि उसकी वजह से लेटरल स्किडिंग पॉसिबल है या फिर ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल पॉसिबल है. सारी चीजें हमने वहां पे देखी. फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, इफ फ्रिक्शन अलोन इज इनसफिशिएंट, तो हमने उसको काउंटरैक्ट करने के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया. सुपर एलिवेशन मींस रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज. उससे फायदा क्या हुआ कि वेट का एक कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लगा एज सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर रहा है. सुपर एलिवेशन की हमने डिटेल्स देखी. सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला पहले निकाला, E प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R. यहाँ पे E प्लस एफ नेट ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस है और वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R सेंट्रीफ्यूगल रेशियो डेवलप्ड, या फिर इसको इंपैक्ट फैक्टर बोलते हैं. फिर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की हमने बात की कि अगर फ्रिक्शन पे डिपेंड करे बगैर सारे के सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को हम काउंटरैक्ट करें विद द हेल्प ऑफ ओनली सुपर एलिवेशन, तो ऐसे केस में जो सुपर एलिवेशन है उसको बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. इन दिस सिचुएशन द प्रेशर बिलो बोथ द टायर्स या प्रेशर बिलो बोथ द व्हील्स, चाहे वो इनर व्हील है चाहे आउटर व्हील है, प्रेशर बिलो बोथ द व्हील्स इट्स सेम, बराबर रहता है. अदरवाइज यू कैन से इन केस ऑफ अ horizontal curve where super elevation is not properly designed and provided, वहां पे जो आउटर व्हील्स है उसके नीचे प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी रोड भी खराब हो सकती है. रोड में अलोंग द व्हील पाथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिप्रेशन जनरेट हो सकता है, जिसको रटिंग बोलते हैं. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. फिर इसके बाद हमने सुपर एलिवेशन को अटेन कैसे करते हैं इसकी बात की. अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन मतलब कि सुपर एलिवेशन को फील्ड में किस तरीके से सिद्ध किया जाता है. तो इसको हमने दो स्टेप्स में किया. इन स्टेप नंबर 1 हमने क्राउन को रिमूव किया. इन स्टेप नंबर 2 हमने पेवमेंट को रोटेट किया हमारी डिजायर्ड स्लोप जो थीटा है सुपर एलिवेशन ई उसको ऑब्टेन करने के लिए. जो स्टेप 1 है रिमूवल ऑफ क्राउन, दैट कैन बी डन इन टू वेज. ईदर द आउटर लेन ऑफ पेवमेंट कैन बी रोटेटेड, और आउटर लेन को रोटेट करके हम आउटर लेन के स्लोप को जीरो कर दें. और या फिर एक दूसरा मेथड हमने देखा डायगोनल क्राउन मेथड, जिसमें पाइवट पॉइंट आउटर एज था. डायगोनल क्राउन मेथड जनरली हम अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन मतलब आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर ऊपर है. अगर आउटर नीचे होगा, जैसे इन केस ऑफ आउटर लेन अगर नॉर्मल कैम्बर है तो वहां पे आपको नीचे नजर आएगा आउटर लेन, दैट विल बी नेगेटिव सुपर एलिवेशन. तो ये जो डायगोनल क्राउन मेथड है इसको हम जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन. आउटर लेन को हमने रोटेट किया अबाउट पेवमेंट, सॉरी अबाउट सेंटर लाइन, और इस तरीके से हमने क्राउन को रिमूव किया. आउटर लेन के स्लोप को हमने जीरो किया. दैट लेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द आउटर लेन स्लोप जीरो, उसको रनआउट या टेंजेंट रनआउट बोलते हैं. एज पर IRC दिस शुड बी डन विद इन द स्ट्रेट पोर्शन इटसेल्फ. फिर दूसरे स्टेप में हमने पेवमेंट को रोटेट किया. द रोटेशन ऑफ पेवमेंट कैन बी डन ईदर अबाउट सेंटर लाइन और अबाउट इनर एज. दोनों ही के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं. अगर सेंटर लाइन के अबाउट पेवमेंट को रोटेट करेंगे तो यहां पे अर्थ वर्क बैलेंस्ड रहता है, मतलब ये इकोनॉमिकल होता है. जितनी कटिंग होती है उतनी फिलिंग हो जाती है. सो कॉस्ट ऑफ कटिंग बिकम्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन मनी इज सेव्ड. कुछ ये इकोनॉमिकल तरीका हो जाता है. इसका एक और फायदा है कि जो रोड की सेंटर लाइन है दैट डज नॉट चेंज, वो बदलती नहीं है. पर इसमें एक नुकसान होता है, देयर इज अ डीमेरिट एसोसिएटेड विद दिस मेथड. बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ लो लाइंग एरिया टुवर्ड्स द इनर लेन, यहां पे वाटर लॉगिंग या ड्रेनेज का इशू हो सकता है.
अगर पेवमेंट को हम इनर लेन के अबाउट रोटेट करें तो यहाँ पे कोई ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इनर साइड में कोई लो लाइंग एरिया जनरेट नहीं होता है, क्योंकि अगर इनर एज के अबाउट रोटेट करोगे और पाइवट पॉइंट विल बी इनर एज, तो ऐसे केस में जो इनर एज है वो चेंज नहीं होगी, दैट विल नॉट बी गोइंग बिलो। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसका डीमेरिट क्या था कि सेंटर लाइन ऑफ रोड चेंज हो जाती है इसमें, और ये कॉस्टली मेथड है इन कंपैरिजन टू रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि यहां पे फिलिंग इज रिक्वायर्ड, अर्थवर्क विल नॉट बी बैलेंस्ड। ये सारी चीजें हमने देखी और फिर बोला कि वो वाला लेंथ जिसमें हम आउटर लेन के स्लोप को 0 से ई के बराबर ले आ रहे हैं, सुपर एलिवेशन के बराबर ले आ रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन रन ऑफ, या कई बार सिंपली रन ऑफ ही बोल देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। दिस इज बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांजिशन कर्व। हम सुपर एलिवेशन या बाकी जो एसोसिएटेड डिजाइन पैरामीटर्स हैं उनको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये सब चीजें देखने के बाद हमने डिजाइन सुपर एलिवेशन देखा। डिजाइन सुपर एलिवेशन मींस व्हाट शुड बी द सुपर एलिवेशन दैट शुड बी एक्चुअली प्रोवाइडेड इन द फील्ड, क्योंकि फील्ड में तो एक व्हीकल नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट को आप सेटिस्फाई करके सुपर एलिवेशन डिजाइन नहीं कर सकते हो। इन फील्ड देयर इज मिक्स्ड ट्रैफिक सिचुएशन, सो देयर आर मल्टीपल व्हीकल्स मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स। कुछ फास्ट मूविंग व्हीकल्स हो सकते हैं, कुछ स्लो मूविंग व्हीकल्स हो सकते हैं। अलग अलग व्हीकल्स की सीजी की लोकेशन भी अलग अलग होगी। सो कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द व्हीकल्स मींस कंसिडरिंग द मिक्स्ड ट्रैफिक सिचुएशन, आईआरसी सजेस्ट करता है कि डिजाइन द सुपर एलिवेशन करेस्पॉन्डिंग टू 75% ऑफ डिजाइन स्पीड ऑफ रोड एंड नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वहां पे हमने एफ को 0 किया है और 0.75 वी के करेस्पॉन्डिंग हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया, एक्चुअल कैंट या एक्चुअल सुपर एलिवेशन इन फील्ड प्रोवाइड किया। फॉर्मूला निकल के आता है v स्क्वायर डिवाइड बाई 225r। दैट फॉर्मूला आल्सो मस्ट बी रिमेंबर्ड। फिर आईआरसी सुपर एलिवेशन की लिमिट्स स्टैब्लिश करता है, जैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन शुड बी इक्वल टू द कैम्बर ऑफ रोड in order to facilitate proper surface drainage, and maximum value of super elevation should not be more than 7% in case of plain and rolling terrain, should not be more than 10% in case of hilly terrain. Hilly means mountainous plus steep terrain, if it is not covered with snow. But in case of hilly terrain, if it is covered with snow, snow bound अगर terrain है तो वहां पे maximum super elevation 7% कर दिया। क्यों? क्योंकि problem will arise when the snow will melt, it will produce slippery conditions. फिर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन केस ऑफ अर्बन एंड बिल्ट अप एरिया 4%, और लास्ट में एक पॉइंट लिखा कि फ्रिक्शन की वैल्यू, लेटरल फ्रिक्शन हम एफ लेते हैं। बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू इन डिजाइन, हम एफ को कांस्टेंट लेके वेलोसिटी से देखते हैं कितना सेंट्रीफ्यूगल रेशियो डेवलप हो रहा है, और उसके लिए हम ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस सुपर एलिवेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करना चाहते हैं। डिजाइन सुपर एलिवेशन जो था उसकी मैक्सिमम वैल्यू को आईआरसी ने रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है सुपर एलिवेशन तो जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, ऐसे व्हीकल्स जिनमें लेस डेंस मटेरियल की लोडिंग की गई है, जैसे मान लो कोई ट्रक है जिसके अंदर ठूस ठूस के भूसा भरा हुआ है या कॉटन कपास भरा हुआ है, तो ऐसे में इसकी सीजी ऊपर चली जाती है, एच की वैल्यू बढ़ जाती है। एच, आई होप यू आर एबल टू रिकॉल बी एंड एच, और जिसकी वजह से टॉपल कर सकता है ये व्हीकल, कर्व पे लुढ़क सकता है। या अगर कोई स्टॉप्ड व्हीकल है तो वो कर्व पे रुक नहीं पाएगा, इट कैन स्लाइड टुवर्ड्स इनसाइड, इनवर्ड स्लाइडिंग हो सकती है इसकी बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। व्हीकल किसी प्रॉब्लम से कहीं पे कोई फॉल्ट आ गया, पंक्चर हो गया या इंजन में कोई खराबी आ गई तो पॉसिबल है कि कर्व पे रुक जाए, और ऐसे कंडीशन में स्टॉप्ड व्हीकल, अगर किसी इमरजेंसी में मान लो स्टॉप हो रहा है व्हीकल, तो वो स्टॉप व्हीकल स्लाइड नहीं करना चाहिए इनवर्ड। इसकी वजह से भी सुपर एलिवेशन की वैल्यू को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं। अगर सुपर एलिवेशन की वैल्यू हम ज्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम स्लो मूविंग व्हीकल्स के साथ होगी, और अगर हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू कम रखेंगे तो प्रॉब्लम फास्ट मूविंग व्हीकल्स के साथ होगी, जिनकी सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन हमने प्रोवाइड कम किया हुआ है। फिर इसके बाद हमने कुछ रेडियस की बात की, सर्टेन टाइप ऑफ रेडियस, starting with ruling minimum radius, then absolute minimum radius, and then radius beyond which there is no need for super elevation. Ruling minimum radius
कर्वेचर लिमिट को स्टैब्लिश करता है किसी कर्व की करस्पॉन्डिंग टू रूलिंग डिजाइन स्पीड। ये सब हमने क्लास में समझाया था, इसका फॉर्मूला निकल के आया था v स्क्वायर डिवाइड बाई 127 ई मैक्स प्लस 0.15। AMR का फॉर्मूला निकल के आया था v मिनिमम स्क्वायर डिवाइड बाई 127 ई मैक्स प्लस 0.15। एंड रेडियस बियॉन्ड विच देयर इज नो नीड फॉर सुपर एलिवेशन। रेडियस बढ़ेगा, कर्वेचर कम होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कम डेवलप होगा। एंड इट इज पॉसिबल दैट बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडियस you need not to provide any super elevation because that centrifugal ratio developed will be quite less। और वो फॉर्मूला हमने निकाला था v square divided by 225 c। why c? because minimum super elevation will be equal to camber which must be provided to facilitate proper surface drainage। फिर इसके बाद लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में। अनदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे हम रोड की विड्थ को कुछ इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं रोड की विड्थ को? तो उसके हमने रीजंस दिए। रीजन नंबर 1, बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग मींस जो रियर एक्सल होता है या जो रियर व्हील्स होते हैं, दे डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ फ्रंट एक्सल या फ्रंट व्हील, जिसकी वजह से देयर इज सम गैप एंड सम एक्स्ट्रा विड्थ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर दैट ऑफ ट्रैकिंग। इस एक्स्ट्रा विड्थ को हमने बोला मैकेनिकल वाइडनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर्स दैट दे मूव टुवर्ड्स द एजेस, नियर द एजेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व। इंटायर रोड विड्थ को वो यूटिलाइज नहीं करते हैं और एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है कि वो किनारे किनारे मूव करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई टू फैसिलिटेट ओवरटेकिंग और अदर मैनूवर ऑपरेशंस हमने रोड की विड्थ को कुछ इनहैंस कर दिया, इंक्रीज कर दिया। That extra width as per IRC is called as psychological widening and it is calculated by a empirical formula given by IRC V in km PS divided by 9.5 root R। जो मैकेनिकल वाइडनिंग था उसका फॉर्मूला हमने निकाला था NL square by 2R। That formula you can derive analytically but you need not to go through derivation, just remember that formula। Apart from that extra widening की requirement और भी हो सकती है। कुछ और भी हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे कि व्हाई डू वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स। जैसे कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे विजिबिलिटी का इशू आता है स्पेशली ऑन द इनर साइड, तो कुछ विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की। फिर लेटरल स्किडिंग में व्हीकल आउट ऑफ द रोड ना चला जाए, इसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड की सेफ्टी के लिए। तो कुछ और भी रीजंस थे जिनकी वजह से हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की, बट दीज टू आर द मेन रीजंस। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला हमने निकाला था NL स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस V इन km PS डिवाइड बाई 9.5 रूट ऑफ R। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि L स्क्वायर बाई 2R जो है ये ऑफ ट्रैकिंग है एंड N इज नंबर ऑफ लेन्स, NL स्क्वायर बाई 2R इज मैकेनिकल वाइडनिंग। कई बार क्वेश्चन में मैकेनिकल वाइडनिंग अलग से पूछता है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग अलग से पूछता है, और कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में सीधा सीधा टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग है और जो उसकी थ्योरी है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हमने IRC की गाइडलाइन को डिस्कस किया कि अगर रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर से ज्यादा है तब तो कोई एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्व 50 मीटर से ज्यादा और 300 मीटर से कम है तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोथ साइड्स ऑफ द रोड प्रोवाइड करना चाहिए, मींस टुवर्ड्स द इनर edge as well as towards the outer edge। half of the extra widening should be towards the outer side and half of the extra widening should be towards the inner side। ये गाइडलाइन आपको याद रखना है। एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी हमने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रेडियस ऑफ कर्व लेस देन 50 मीटर है देन एंटायर एक्स्ट्रा वाइडनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द इनर साइड। इसके रीजन भी हमने डिस्कस किए, क्योंकि इनर साइड में विजिबिलिटी ज्यादा रिड्यूस होती है ऑन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट it is quite easy and economical to cut the hillside rather than to fill the valley portion। इसकी वजह से भी हमने अगर रेडियस ऑफ कर्व 50 मीटर से भी कम है यानी कर्वेचर ज्यादा है, वक्रता ज्यादा है, मोर शार्प है, तो उस केस में टोटल WE जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमने निकाला केवल और केवल टुवर्ड्स द इनर साइड प्रोवाइड किया। न्यूमेरिकल्स भी हमने इस पे डिस्कस किए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। Now another aspect of horizontal curve remains, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। आफ्टर ट्रांजिशन कर्व देयर विल बी क्लियरेंस या सेटबैक डिस्टेंस, फिर हम वर्टिकल कर्व स्टार्ट करेंगे।
सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांजिशन कर्व। वैसे तो ट्रांजिशन कर्व को हमने पहले भी काफी हद तक समझ लिया है इन सुपर एलिवेशन कि क्या आवश्यकता है ट्रांजिशन कर्व की, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ऑल दीज थिंग्स। पर अभी हम इस ट्रांजिशन कर्व को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितने तरीके के ट्रांजिशन कर्व होते हैं, इसकी लेंथ या इसकी डिजाइन हम कैसे कर सकते हैं। डिजाइन करना मतलब कितनी लेंथ का ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन कर्व मतलब जो ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहा है, जो संक्रांति दे रहा है, जो चेंज स्टैब्लिश कर रहा है ग्रेजुअली। ट्रांजिशन कर्व बेसिकली क्या करता है, एक स्ट्रेट रोड को एक सर्कुलर रोड से कनेक्ट करता है, या एक सर्कुलर रोड को एक स्ट्रेट रोड से कनेक्ट करता है, या मैं बोल सकता हूं एक सर्कुलर आर्क को किसी दूसरे सर्कुलर आर्क से कनेक्ट करता है जिनकी कर्वेचर डिफरेंट है। ट्रांजिशन कर्व एक स्पेशल कर्व है जिसका रेडियस कंटिन्यूअसली वैरिंग होता है। जैसे सर्कुलर कर्व होता है, सर्कुलर कर्व की रेडियस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है, किसी भी पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व है वो सेम होता है। इसकी वजह से वहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा mv²/r, वो भी थ्रू आउट सेम होगा। इसकी वजह से जो वहां पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाएगा E tan थीटा v²/225r, वो भी हर जगह सेम होगा। लेकिन ट्रांजिशन कर्व ट्रांजिशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे रोड स्ट्रेट है वहां पे आर इनफाइनाइट होगा, कोई कर्वेचर नहीं है स्ट्रेट रोड के पास, मींस कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं डेवलप हो रहा है, और वहां पे कोई सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सुपर एलिवेशन या फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑल ऑफ सडन सर्कुलर रोड पे हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। वी डायरेक्टली डू नॉट कनेक्ट द सर्कुलर रोड विद स्ट्रेट रोड, रादर बीच में हम एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिस कर्व के थ्रू हम चीजों को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व। विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व, चाहे वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, चाहे वो सुपर एलिवेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इन चीजों को हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे। जहां पे स्ट्रेट रोड है देयर इज नो नीड फॉर सुपर एलिवेशन, देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और जहां पे सर्कुलर कर्व है वहां पे सुपर एलिवेशन, डिजाइन सुपर एलिवेशन एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड के बराबर हम प्रोवाइड करेंगे। वहां पे विड्थ एक्स्ट्रा वाइडनिंग विड्थ के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रॉम जीरो टू ई, फ्रॉम जीरो टू पी, फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू प्लस, यू कैन से फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, इन सब चीजों को ग्रेजुअली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अगर मैं डिफाइन करूं ट्रांजिशन कर्व को, सो आई कैन कॉल इट अ कर्व हैविंग कंटिन्यूअसली चेंजिंग रेडियस which is used to connect a circular arc with another circular arc having different curvature, or a circular arc with a straight line. इसको लिखो पहले, जस्ट राइट द डेफिनेशन। ट्रांजिशन कर्व कैन बी डिफाइंड एज, लिख दे रहा हूं मैं, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर्व कैन बी डिफाइंड एज अ कर्व having continuously changing radius, having continuously changing radius, having continuously changing radius, which is used to connect a circular arc, इस केस में रोड है, विद अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट रोड की बात कर रहे हैं यहां पे हम, और अथवा अ सर्कुलर आर्क, और अ सर्कुलर आर्क with another circular arc, with another circular arc having different curvature, having different curvature। कल की क्लास में लास्ट में हमने डिस्कस किया था, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्व ये अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेट लाइन जब स्ट्रेट नहीं रहती है, कर्व हो जाती है, तो उसका एक मेजर है उसका कर्वेचर। जो कर्व्ड रोड है या कर्व्ड लाइन है उसमें कर्वेचर होता है। कर्वेचर इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रोड है, उसमें स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट होगा। So this is radius of curvature, and if I write 1 by r, this will be curvature. This will be curvature. Mathematically इसको बोलते हैं d2y divided by dx2. That is nothing but rate of change of slope. Rate of change of slope. This is what you call curvature. डायग्राम से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो दिस इज अ स्ट्रेट रोड। इस स्ट्रेट रोड को मैं डायरेक्टली इसी सर्कुलर रोड से नहीं कनेक्ट कर रहा हूं। सपोज दिस इज अ सर्कुलर रोड एंड दिस इज अ स्ट्रेट रोड। तो इस स्ट्रेट रोड को मैंने सर्कुलर रोड से डायरेक्टली नहीं कनेक्ट किया, रादर हमने इसको विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व कनेक्ट किया। रादर हमने इसको विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व कनेक्ट किया। दिस इज ट्रांजिशन कर्व। अगर स्ट्रेट रोड की बात करोगे तो यहां पे आर इनफाइनाइट है। स्ट्रेट रोड में कोई भी रेडियस नहीं है, इनफाइनाइट रेडियस है। पी की वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू यहां पे 0 है। पी इज बेसिकली एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है। तो अगर आर इनफाइनाइट है, इफ दिस वैल्यू इज इनफाइनाइट, दिस वैल्यू बिकम्स 0। तो यहां पे पी की वैल्यू 0 है और यहां पे कोई सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइडेड है। ई की वैल्यू भी यहां पे 0 है। यहां पे आर रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व के बराबर है। सर्कुलर कर्व की रेडियस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है। ये रेडियस यहां पे भी आर है, ये रेडियस यहां पे भी आर है। सो आई कैन से कि जहां पे सर्कुलर कर्व है वहां पे रेडियस आर के बराबर है, पी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, एंड ई विल बी इक्वल टू ई। ई डिजाइन या ई एक्चुअल जो भी रिक्वायर्ड है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हमने ट्रांजिशन किया है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। ये जो सर्कुलर कर्व है इसकी रेडियस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन कर्व है ये कैसा कर्व है कि इसकी रेडियस कंटिन्यूअसली वेरिंग है। यहां पे देखो इसकी रेडियस इनफाइनाइट है जहां पे ये स्ट्रेट रोड से कनेक्ट हो रहा है, और यहां पे इसकी रेडियस रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व के बराबर है जहां पे ये सर्कुलर कर्व को ज्वाइन कर रहा है। सो दिस विल बी अ ट्रांजिशन कर्व विच आई कैन यूज टू कनेक्ट अ स्ट्रेट रोड विद अ सर्कुलर आर्क। इधर भी इसी तरीके से ट्रांजिशन कर्व होगा, देन देयर विल बी स्ट्रेट रोड, सेम इसी तरीके से। तो एक स्ट्रेट रोड को एक सर्कुलर रोड से या एक स्ट्रेट लाइन को एक सर्कुलर आर्क से कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया गया है, या फिर एक सर्कुलर रोड को एक स्ट्रेट रोड से या एक सर्कुलर आर्क को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने के लिए हमने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया। दिस इज अगेन ट्रांजिशन कर्व, दिस इज स्ट्रेट रोड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मान लो ये एक कर्व है, सर्कुलर कर्व या कोई भी कर्व हो सकता है, इसका कर्वेचर डिफरेंट है, और ये एक कर्व है, इसका कर्वेचर डिफरेंट है। तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। इन दोनों कर्व्स को जिनकी कर्वेचर अलग अलग है, लेट्स से इट इज अ सर्कुलर कर्व 1 एंड इट इज अ सर्कुलर कर्व 2। तो इस तरीके के दो सर्कुलर कर्व्स जिनकी कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट है, सपोज ये इसका सेंटर है, जैसे यहां पे सेंटर शो किया, सपोज करो ये इसका सेंटर है समवेयर हियर। तो दो सर्कुलर कर्व्स जिनकी कर्वेचर डिफरेंट है उनको कनेक्ट करने के लिए, लेट्स से इसका रेडियस r1 है, लेट्स से कि इसकी रेडियस r2 है, तो अलग अलग कर्वेचर वाले दो सर्कुलर कर्व को भी हमने विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व कनेक्ट किया। दिस इज अगेन ट्रांजिशन कर्व। सो ट्रांजिशन कर्व is basically a curve having continuously changing radius and which is going to be used to connect a straight road with a circular road, or a circular road with a straight road, as well as a circular road with another circular road having different curvature. This is what you call a transition curve. बनाइए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
मेक दिस डायग्राम। ये लिख लिया आपने कि नहीं? आई होप ये लिख लिया है, क्योंकि मैं बोल रहा था लिखते वक्त। आई होप कि आपने लिख लिया है। मेक दिस डायग्राम। बन गया? सर वीडियो के क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है क्या? वीडियो क्लियर होना चाहिए यार। बिल्कुल ऑप्शन है। बाकी लोग बताइए वीडियो क्लियर है कि नहीं? शायद आपका इंटरनेट स्लो है। एक बार अपना कनेक्शन चेक करिए। बाकी लोग बताइए वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, साफ वीडियो आ रहा है? और कोई बताइए। आदिल, नमन, साफ वीडियो आ रहा है? दिव्यांश, क्लियर है? ठीक है। चलिए, नोट करके लिख लो। राइट अ नोट हियर विद रिस्पेक्ट टू हाईवे। जो बोला उसी चीज को बस लिखवा दे रहा हूं, देखो। ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर रोड। ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड in between straight and circular road in between straight and circular road so that the radius changes gradually so that the radius changes gradually so that the radius changes gradually from infinite to r, from infinite to r, and vice versa, and vice versa, and vice versa. फिर हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। पुट हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इससे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। चलिए खुद से बताइए, काफी डिस्कशन हो चुका है। खुद से बताइए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, खुद से बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए। अभी तक तो काफी डिस्कशन हो गया है ट्रांजिशन कर्व के ऊपर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? चलिए लिखिए, पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए। राइट इट। टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स in between straight and circular portion. To gradually introduce the centrifugal force, the centrifugal force in between the straight and circular portion. समझा चुका हूं, आई होप कि आप समझ रहे हो इसको। जहां पे स्ट्रेट रोड है कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, जहां पे रोड कर्व्ड है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। धीरे 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 इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था? सो इट वाज P बराबर mv स्क्वायर बाई आर। ये आर को हम ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं। जहां पे स्ट्रेट रोड है दिस आर इज इनफाइनाइट, जहां पे सर्कुलर रोड है दिस आर इज कैपिटल आर। जब आर इनफाइनाइट है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो है, तो जीरो से mv स्क्वायर बाई आर
ग्रेजुअली हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि जैसे आप खड़े हो, आपको मैंने ऑल ऑफ सडन अगर ऐसे पुश कर दिया, उड़ जाओगे, आप गिर जाओगे। पर अगर धीरे 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 मैं आपको पुश करूं तो शायद आप रजिस्ट कर लो, शायद आप नहीं गिरो। मींस अगर एक फोर्स धीरे धीरे अप्लाई किया गया है तो उसका इफेक्ट अलग है, लेकिन अगर एक फोर्स ऑल ऑफ सडनली अप्लाइड किया गया है तो उसका इफेक्ट अलग है। जब स्ट्रेट रोड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो है, जहां पे कर्वेचर आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के बराबर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैंने बीच में ट्रांजिशन कर्व के थ्रू 0 से mv²/r ग्रेजुअली नहीं इंट्रोड्यूस किया, ऑल ऑफ सडन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर ये फोर्स आता है, तो जो पैसेंजर्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको डिस्कंफर्ट क्रिएट होगा, जर्क क्रिएट होगा, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस झटके से बचने के लिए, ये लुढ़कने से बचने के लिए, या व्हीकल्स को सेफ रखने के लिए, विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस सडन फोर्स, धीरे धीरे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। किस तरीके से? बाई ग्रेजुअली चेंजिंग द रेडियस। किस तरीके से? बाई प्रोवाइडिंग अ ट्रांजिशन कर्व। दिस इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो लिखा आपने क्या? टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर पोर्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखिए, टू अवॉइड सडन जर्क। जो बोला अभी, टू अवॉइड सडन जर्क, टू अवॉइड सडन जर्क, अचानक से कोई झटका लगे, उस चीज को हम अवॉइड कर रहे हैं। टू अवॉइड सडन जर्क। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सो राइट इट, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस। समझा चुका हूं अभी आपको। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको भी हम ग्रेजुअली ही इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। यानी जो सुपर एलिवेशन है, उसको भी हम ऑल ऑफ सडन रोड के आउटर एज को नहीं उठा देंगे, रादर धीरे 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 कुछ लेंथ में हम उसको उठाना चाह रहे हैं। तो चाहे वो सुपर एलिवेशन है, चाहे वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, उसको भी हम ग्रेजुअली प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। तो लिखिए, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस the super elevation and extra widening. To gradually introduce the super elevation and extra widening. To gradually introduce the super elevation and extra widening. To gradually introduce the super elevation and extra widening. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू इनेबल द ड्राइवर, to enable the driver, to enable the driver to turn the steering of vehicle, to turn the steering of vehicle gradually for comfort and security. To enable the driver to turn the steering of the vehicle gradually for comfort and safety. For comfort and सेफ्टी या सिक्योरिटी। देखो, अगर रोड अचानक से मुड़ेगी तो ऐसे ऐसे तेजी से आपको स्टीयरिंग मोड़ना पड़ेगा। गाड़ी चलाए होगे तो आप मेरी बात फील कर पा रहे हो। अगर टर्निंग एंगल ज्यादा है, डेविएशन एंगल ज्यादा है, तो आप बहुत तेजी से स्टीयरिंग को घुमाओगे ताकि आपकी गाड़ी भी मुड़ सके। ड्राइवर्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डिस्कंफर्ट क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से। सेफ्टी में भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे घुमा सके हर बार, इतना बोल सकते हो एक्यूरेट एक्शन नहीं होगा, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है। तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करके धीरे 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 स्टीयरिंग को मोड़ा जा सकता है। इससे ये भी एक फायदा है कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाने वाला है, वो धीरे 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 अपनी स्टीयरिंग को टर्न करे, धीरे धीरे धीरे, ऑल ऑफ सडन नहीं, धीरे 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 वो टर्न करे और कंफर्टेबली कंफर्टेबली ड्राइव कर सके, मूव कर सके। इट शुड बी सेफ एंड कंफर्टेबल।
अगला ऑब्जेक्टिव लिखिए, ये चौथा था, दिस वाज फोर्थ। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव लिखिए, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव लिखिए, टू इंक्रीज द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, टू इंक्रीज द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, टू इंक्रीज द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, टू इंक्रीज द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड। जो रोड की एस्थेटिक है उसको भी इंप्रूव करना चाहते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व, टू इंक्रीज द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड। सुंदर रोड बनाना चाहते हैं। अच्छा, रेलवे में एस्थेटिक इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो रेलगाड़ी होती है, जो ट्रेन होती है, वो ड्राइवर नहीं ड्राइव करता है। जो लोको पायलट होता है मेनली वो ट्रेन को ड्राइव नहीं करता है। रेलवे इंजीनियरिंग में आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेन ऑटोमेटिकली मूव करती है ओवर द ट्रैक। फ्लेंजेस हमने प्रोवाइड किए हैं इन द व्हील, और इस तरीके से हमने कुछ डिजाइन किया है व्हील के शेप को या फिर रेल्स को, ताकि ये ऑटोमेटिकली गाइड हो सके। जो जिधर मुड़ना है ट्रेन ऑटोमेटिकली मुड़ेगी, जिधर जिधर ट्रैक मुड़ेगा, जिधर जिधर पटरी जाएगी, रेलगाड़ी ऑटोमेटिकली मुड़ती जाएगी। मींस मोर ओवर वहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली ट्रेन रन करती है, मुड़ती है, चलती है। ऐसे ही एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में भी जो ट्रांजिशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, स्विचेज की मदद से। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में आप पढ़ते हो, उधर मैं जा नहीं रहा हूं अभी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ट्रेन्स को चलाया नहीं जाता है, और जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं उनको ड्राइव किया जाता है, उनको चलाया जाता है। एक इंसान बैठेगा और गाड़ी चलाएगा। ट्रेन में जो ड्राइवर है, जिसको लोकोमोटिव बोलते हैं, वो इमरजेंसी के लिए होता है। कहीं पे ऑल ऑफ सडन रोकना है या कुछ इस तरीके के एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए फॉर सेफ मूवमेंट, फॉर सेफ जर्नी, एक लोकोमोटिव ट्रेन के साथ चलता है। पर ट्रेन का जो मूवमेंट होता है मोर ओवर वो ऑटोमेटिक होता है। तो वहां पे एस्थेटिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। सीधी पटरी है तो भी ट्रेन चलती जाएगी। लेकिन हाईवेज में रोड का सुंदर दिखना एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहां पे ड्राइव की जा रही है गाड़ी को, रोड पे ड्राइवर ड्राइव करेगा, और हम चाहते हैं कि जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग इंटरेस्ट मेंटेन रहे, उसका राइडिंग इंटरेस्ट मेंटेन रहे। इस वजह से जानबूझ के हम कुछ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स ले आते हैं, कुछ वर्टिकल अलाइनमेंट्स ले आते हैं, बिल्कुल सीधी रोड नहीं रखते। अगर सपोज चंडीगढ़ से आपको दिल्ली जाना है, बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लाइन रोड बना दिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो स्टीयरिंग ऐसे पकड़े पकड़े हो सकता है कि जो ड्राइवर है वो सो जाए। उसको ड्राइविंग नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। इट इज काइंड ऑफ अ बोरिंग वर्क। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ही में फॉल अस्लीप बिकॉज ऑफ द बोर्डम। तो जानबूझ के इस वजह से हम रोड को कई बार मोड़ते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल टर्न्स आते हैं, कुछ वर्टिकल टर्न्स आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी, डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिकल कंडीशंस, सो दैट दिस राइडिंग इंटरेस्ट इज मेंटेन्ड। जो ड्राइवर है उसको गाड़ी चलाने में मजा आए, उसको मोड़ना पड़े, उसको आसपास देखना पड़े। और इस वजह से जो एस्थेटिक्स है, जो अपीयरेंस है रोड की, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, एस्पेक्ट है इन द डिजाइन। जो हमारा डिजाइन क्राइटेरिया है, मतलब जिन क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के हम रोड की डिजाइन कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं, उनमें रोड की एस्थेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हम चाहते हैं कि जो रोड है वो सुंदर हो, दिखने में अच्छा लगे, ताकि जो गाड़ी चला रहा है, जो रोड को यूज कर रहा है, जो रोड यूजर है, उसको मजा आए, उसका राइडिंग इंटरेस्ट मेंटेन रहे। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व, कि जो रोड की एस्थेटिक है उसको भी हम इंप्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन कर्व। नाउ पुट हेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सॉरी, आप खुद से सोच के बताइए मुझे। मैंने बोला कि ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है हुज रेडियस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। खुद से सोच के बताओ, ऐसा कर्व कहीं देखा है जिसकी रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है? प्रैक्टिकली ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन आपने किया है जहां पे रेडियस कंटिन्यूअसली चेंजिंग है?
कैन यू टेल मी एन एग्जाम्पल? सोच के बताइए। ट्रांजिशन कर्व हम ढूंढ रहे हैं, देयर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट व्हाट इज द मोस्ट बेसिक ट्रांजिशन कर्व दैट यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ? जनरली आपको ऐसा कोई कर्व दिखता है या ऐसा कोई ज्योमेट्री दिखता है जिसमें रेडियस कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है? आर यू एबल टू रिकॉल? समझ पा रहे हैं? बताइए, रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। रिवर एज, समझ नहीं पाया मैं क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। टीचर की बात नहीं सुनोगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। गुरु किस लिए होता है? गाइड करने के लिए ना। जो बोला जा रहा है, आपका गुरु जो बोल रहा है उसको पहले करो तो, तभी एग्जाम निकाल पाओगे। जब मैं बोल रहा हूं आंसर दो, आप सोचो कौन क्या ही दिक्कत है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, सामने होते तो आपको नाम लेके पूछ लेते, मैं खड़ा करा देता। पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपने ब्रेन का यूज करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज लर्निंग नहीं हो सकती है। बताइए, सोचिए, बस गलत सही कुछ भी बताइए। आई थिंक रिपल इन वाटर, आप लोग नए नए टर्म्स दे रहे हैं भैया, रिपल कुछ और होता है। नदी के नीचे देखो इस तरीके से सैंड आपको नजर आएगी, सैंड सीधी नहीं होती है, इसको बोलते हैं रिपल। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए लीव इट, मैं बता रहा हूं। अरे एक स्पाइरल आप देखो, ये मान लो कोई लकड़ी है, ये लकड़ी का शाफ्ट है, ये लकड़ी में तुम रस्सी लपेटो, पट्टा या बेल्ट लपेटो, ये देखो बेल्ट है, इस बेल्ट को मैं लपेट रहा हूं इस तरीके से, ये देखो लपेट रहा हूं लपेट रहा हूं लपेट रहा हूं लपेट रहा हूं लपेट रहा हूं। ऑब्जर्व करो, ये कैसा नजर आ रहा है आपको? दिस इज अ स्पाइरल शेप, इसकी रेडियस कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। अगर मैं एक स्पाइरल बनाऊं, देखो अगर मैं एक स्पाइरल बनाऊं तो इसकी रेडियस कैसी है? कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। यहां पे देखो रेडियस अलग है, यहां पे रेडियस अलग है, यहां पे रेडियस अलग है, यहां पे रेडियस अलग है। सो इट्स रेडियस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, यहां पे रेडियस अलग है, यहां पे रेडियस अलग है, यहां पे रेडियस अलग है। सो द मोस्ट बेसिक ट्रांजिशन कर्व दैट यू कम अक्रॉस इज अ स्पाइरल। इस तरीके से आप बेल्ट लपेटते हो, बेल्ट उतार दी मैंने यार, गलती तो कर दी, कोई बात नहीं। इस तरीके से आप अगर एक स्पाइरल देखते हो, रस्सी लपेटते हो, बेल्ट लपेटते हो, पट्टा लपेटते हो, क्या है वो? स्पाइरल कर्व है, सबसे बेसिक कर्व है जिसकी कंटिन्यूअसली रेडियस चेंजिंग है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट आइडियल टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, इसको बोलते हैं स्पाइरल। और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, इसकी मैथमेटिक्स सबसे पहले दी एक वैज्ञानिक जिनका नाम है यूलर, बाबा जी थे ये, तो इसीलिए इसको यूलर स्पाइरल स्पाइरल भी बोलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कर्व इज यूलर्स स्पाइरल कर्व, यूलर्स स्पाइरल, या सिंपली इसको कई बार स्पाइरल ही बोल देते हैं, नॉट यूलर्स स्पाइरल। कई बार इसको स्पाइरल ही बोल देते हैं, या कई बार इसको क्लोथाइड भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल सेम थिंग्स। The most basic curve that you come across in your daily life, whose radius is continuously changing, is a spiral. So this is a transition curve. I can use this as a transition curve. If I am able to represent this curve by mathematics, means if I am able to represent it with the equation. So this is the most basic curve, most basic transition curve, spiral. स्पाइरल को यूलर स्पाइरल भी बोलते हैं या इसको क्लोथाइड भी बोलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कर्व। दूसरा कर्व है, सेकेंड वन इज बर्नौलीज लेमिस्केट। बर्नौलीज लेमिस्केट, नाम याद रखना है, बर्नौलीज लेमिस्केट। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। थर्ड वन इज क्यूबिक पैराबोला। These are three types of transition curve. These are three types of transition curve. पहले इसका तो नाम आपको याद रखना है। इसमें ये जो ट्रांजिशन कर्व है, यूलर स्पाइरल, दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड आइडियल टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज आइडियल शेप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ट्रांजिशन कर्व। सो आइडियल शेप या आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज यूलर स्पाइरल या क्लोथाइड। अगर मैं इनको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं, आई होप कि आपने लिख लिया है, तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सपोज ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस है,
अब ये सब आपको पता ही है कि मैथ से कैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टैब्लिश करते हो। सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ये लाइन है 45 डिग्री वाली लाइन। 45 डिग्री वाली लाइन मतलब यू कैन से 45 डिग्री लाइन मतलब क्या है, जिसका स्लोप 1 है, tan 45 की वैल्यू 1 है, यानी y बराबर x की लाइन है। y बराबर mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। m इज इट्स स्लोप, हिंदी में प्रवणता बोलते हो, झुकाव बोलते हो, और m स्लोप प्रवणता झुकाव होता है tan थीटा। tan 45 की वैल्यू 1 है, यानी y बराबर mx इज कन्वर्टेड इनटू y बराबर x। मतलब जितना x है उतना ही y है। एट x बराबर 1 y विल बी 1, एट x बराबर 2 y विल बी 2। सो दिस इज 45 डिग्री लाइन। तो यहां पे ये देखो मैंने एंगल भी शो कर दिया, दिस इज 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि ओवरऑल जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अलग अलग कर्व्स मैं बना सकता हूं समथिंग लाइक दिस। द वेरी फर्स्ट वन इज यूलर स्पाइरल, सेकेंड वन इज something like this, Bernoulli's lemniscate, and third one is cubic parabola. This is 1, this is 2, this is 3. This is mirror image of 2. This is mirror image of 2. 1 2 3 क्या है ये देखो, 1 2 3, कंफ्यूज ना हो, मैं लिख दे रहा हूं। 1 मीन्स स्पाइरल, 2 मीन्स स्पाइरल या क्लोथॉइड, 2 means lemniscate या Bernoulli's lemniscate, and 3 means cubic parabola. 3 means cubic parabola. So these are 3 curves. These are 3 curves. ऑब्जर्व करो, यहां पे देखो, मान लो ये स्ट्रेट रोड है, यहां से गाड़ी आ रही है, तो ये गाड़ी स्ट्रेट ही नहीं जा रही है, इस रास्ते पे नहीं जा रही है, रादर इट इज टर्निंग। इधर इट कैन टर्न लाइक दिस, और इट कैन टर्न लाइक दिस, और इट कैन टर्न लाइक दिस। यहां पे देखो डेविएशन एंगल ज्यादा है, डेविएशन एंगल और कम है, डेविएशन एंगल और कम है। ये गाड़ी ऐसे जा रही थी तो सीधी नहीं जा रही, कर्व मतलब मुड़ रही है ना, एक में ज्यादा मोड़ से मुड़ रही है, एक में कम से मुड़ रही है, एक में और कम से मुड़ रही है, और टेंजेंशियल टर्निंग हो रही है। तो इन तीनों कर्व्स में एक बेसिक चीज आपने देखी कि जो क्यूबिक पैराबोला है दैट विल बी मोस्ट कंफर्टेबल, क्योंकि उसमें जो टर्निंग एंगल है, डेविएशन एंगल, दैट इज मिनिमम। ये देखो, ये एंगल सबसे कम है, ये एंगल उससे ज्यादा है, ये एंगल उससे भी ज्यादा है। तो जो क्यूबिक पैराबोला है उसमें ये जो टर्निंग है ना, ये ऐसे झम से नहीं मुड़ रहा है, और टेंजेंशियली धीरे 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 टर्निंग हो रही है। सो दिस विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल वन। हाईवेज में तो हम स्पाइरल ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हाईवेज में एस्थेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कर्व सुंदर दिखे, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारी डिजाइन का। पर जब हम रेलवे में डिजाइन करेंगे ट्रांजिशन कर्व, वहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो वहां पे आइडियल शेप विल बी अगेन स्पाइरल या क्लोथाइड, बट इंडियन रेलवे बोलता है, नॉट आईआरसी, इंडियन रेलवे बोलता है टू बी प्रोवाइडेड क्यूबिक पैराबोला इन द फील्ड, क्योंकि क्यूबिक पैराबोला और ज्यादा कंफर्टेबल है और स्मूथ राइडिंग ऑफर करेगा, एंड इट इज इजी टू प्रोवाइड इन द फील्ड एज वेल। वहां पे इक्वेशन भी आपने निकाला होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 RL करके, उधर नहीं जा रहा हूं मैं। सो दीज आर 3 कर्व्स। इसमें देखो, जो स्पाइरल है इसका टर्निंग एंगल ज्यादा है, जो बर्नौलीज lemniscate है और स्मूथ और ग्रेजुअल टर्निंग हो रही है, जो क्यूबिक पैराबोला है वहां पे और स्मूथ और ग्रेजुअल टर्निंग हो रही है। दिस वन इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड। सो दीज आर 3 मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यहां पे स्ट्रेट रोड है, यहां पे दिस इज स्ट्रेट, आगे लेकिन गाड़ी इन एक्स डायरेक्शन नहीं जा रही है, नाउ इट इज टर्निंग, इट इज हैविंग सम डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। 3 कर्व्स ट्रांजिशन कर्व के, तीनों यहां पे मैंने बना के शो किया। इनकी और डिटेल्स लिखिए, एग्जाम के
क्वेश्चंस जो आते हैं, तो पहला पॉइंट लिखिए, जस्ट कीप राइटिंग। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि ऑल द थ्री कर्व्स फॉलो ऑलमोस्ट सेम पाथ। ऑल द थ्री कर्व्स फॉलो ऑलमोस्ट सेम पाथ। All the three curves follow almost same path up to deflection angle of 4 degree. Up to deflection angle of 4 degree. Up to deflection angle of 4 degree. And practically, there is no difference even up to 9 degree. And practically, there is no difference even up to 9 degree. And practically there is no difference even up to 9 degree. And practically there is no difference even up to 9 degree. बोला गया कि अगर डेविएशन एंगल बहुत ही कम है, जो टर्निंग एंगल है, डेविएशन मींस डेविएशन फ्रॉम द पाथ। जैसे मान लो मैं यहां जा रहा था, ये सर्कुलर कर्व है, फाइनली मैं यहां जा रहा हूं, तो मैं यहां जा रहा होता, ये टेंजेंट है, ये मेरी डायरेक्शन है, मैं यहां जा रहा हूं, सो दिस इज माय डायरेक्शन। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये ये जो एंगल है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेविएशन एंगल। अभी जरूरत नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूं मैं, पर दिस इज डेविएशन एंगल। दिस वाज माय पाथ, ऐसे मैं जा रहा था, पर सर्कुलर कर्व ने क्या किया, मुझे ऐसे जाने से ऐसे मोड़ दिया। अब मैं इधर जा रहा हूं, तो ये मेरी डायरेक्शन थी, नाउ आई एम गोइंग हियर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेविएशन फ्रॉम माय पाथ। इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल या डिफ्लेक्शन एंगल। तो बोला गया कि अगर डेविएशन एंगल कम है, बहुत स्मॉल डेविएशन एंगल है, तो ये तीनों कर्व्स ऑलमोस्ट सेम बिहेव करते हैं। सिखा चुका हूं आपको एक बार ग्राफ बना के कि जैसे साइन थीटा टैन थीटा ऑलमोस्ट सेम बिहेव करता है, अगर थीटा बहुत ही कम है, सेम वैसा ही लॉजिक, अगर डेविएशन एंगल बहुत कम है तो इन तीनों कर्व्स में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे अगर बोलूं 4 डिग्री से 4 डिग्री तक, so they are behaving almost same. Even up to 9 degree, practically there is no difference. So for very small deviation angle, अगर deviation angle बहुत कम है, तो ये तीनों कर्व्स ऑलमोस्ट सेम बिहेव करते हैं। प्रैक्टिकली अप टू 9 डिग्री देयर बिहेवियर इज अप्रोक्सीमेटली सेम। तो आपने लिखा कि ऑल द थ्री कर्व्स फॉलो ऑलमोस्ट सेम पाथ, तीनों ही कर्व्स ऑलमोस्ट सेम पाथ फॉलो करते हैं अप टू डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 4 डिग्री, एंड प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस इवन अप टू 9 डिग्री। एक और पॉइंट लिखो एग्जाम का क्वेश्चन, क्लोथॉइड एंड लेमिस्केट आर आइडेंटिकल अप टू 60 डिग्री। क्लोथॉइड एंड लेमिस्केट आर आइडेंटिकल, जो क्लोथाइड है यानी जो स्पाइरल है, और जो बर्नौलीज लेमिस्केट है, क्लोथाइड एंड लेमिस्केट आर आइडेंटिकल अप टू 60 डिग्री। जो क्लोथाइड है या जो लेमिस्केट है, दे आर आइडेंटिकल अप टू 60 डिग्री। क्लोथाइड एंड लेमिस्केट आर आइडेंटिकल अप टू 60 डिग्री, एंड बियॉन्ड 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, एंड बियॉन्ड 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, transitional property of lemniscate is disrupted. Transitional property of lemniscate is disrupted. Transitional property of lemniscate is disrupted. बोला गया कि जो बर्नौलीज लेमिस्केट है और जो क्लोथाइड है, करीब 60 डिग्री तक तो ये एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बियॉन्ड 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, इनकी ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी, इसकी लेमिस्केट जो है, लेमिस्केट की ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी डिसरप्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल बिहेवियर ऑफ ऑल द थ्री कर्व्स आर सेम। फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल बिहेवियर ऑफ ऑल द थ्री कर्व्स इट्स सेम। फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल, फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल behavior of all the three curves are same। एग्जाम में पूछता है इसलिए बता दिया, 4 डिग्री तक तो एग्जैक्टली सेम है, प्रैक्टिकली 9 डिग्री तक कोई डिफरेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आइडियल स्टार बना के लिखना है इसको, खूब पूछता है क्वेश्चन।
आइडियल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल और क्लोथाइड। आइडियल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट के बाद, आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल और क्लोथाइड। जो आइडियल शेप है वो कैसा है, स्पाइरल या फिर क्लोथाइड। क्यों, तो आगे कॉमा करके कंटिन्यू करो। क्यों, सो बिकॉज डैश करके लिखो फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज पहली चीज लिखो, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है v²/r, इट्स रेट ऑफ चेंज विल बी कांस्टेंट। जिस रेट से ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन बदल रहा है, मास इनटू एक्सीलरेशन विल बी फोर्स, मतलब जिस रेट से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बदल रहा है, दैट रेट विल बी कांस्टेंट। मतलब थ्रू आउट द ट्रांजिशन कर्व एक कांस्टेंट रेट से मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं। आइडियल बिहेवियर, सो दिस इज आइडियल। फर्स्ट रीजन, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज कांस्टेंट। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन को हम c से बोलेंगे आगे, जब इस कर्व की लेंथ निकालेंगे, विल बी कॉलिंग इट टू बी c। दूसरा रीजन लिखो, इजी टू इंप्लीमेंट एट साइट। दूसरा, इजी टू इंप्लीमेंट एट साइट एंड सिंपल कैलकुलेशंस, एंड सिंपल कैलकुलेशंस। साइट पे इसको इंप्लीमेंट करना आसान है, और जो कैलकुलेशंस है इसमें, दोज कैलकुलेशंस आर आल्सो सिंपल। तीसरा, ls प्रोपोर्शनल टू 1/r, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ls प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको लैंग्वेज में लिखो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख दे रहा हूं मैं, मींस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली proportional to the radius of circular main curve, बोला गया जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर मेन कर्व। टू द सर्कुलर मेन कर्व, ये क्या बोल दिया मैंने? तो हमने डिजाइन सुपर एलिवेशन लिखा है v² डिवाइड बाई 225r। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इम्पैक्ट फैक्टर हमने लिखा था v² डिवाइड बाई 127r, या MKS में इट इज v² डिवाइड बाई gr। अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, P इज इक्वल टू mv²/r, ये देखो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जितनी कम होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। रेडियस जितनी कम होगी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। रेडियस जितनी कम होगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बढ़ रहा है कम रेडियस में, शार्प कर्व है तो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कीपिंग द वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट। अगर रेडियस कम है किसी कर्व की, शार्प कर्व है, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। और अगर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, रेडियस कम है, तो जो सुपर एलिवेशन है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो स्ट्रेट रोड ऐसे थी, क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कैम्बर नजर आएगा, इसको मैंने पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और फाइनली इसको कुछ ऐसे मोड़ दिया, इसको सुपर एलिवेटेड रोड बोल रहे हैं। सुपर एलिवेटेड रोड ऐसे है, स्ट्रेट रोड ऐसे है। जितना कम रेडियस होगा, दिस आउटर रेजिंग, जितना हमने ये ऊपर उठाया है आउटर लेन को, ये आउटर लेन है, विद रिस्पेक्ट टू इनर हमने इसको ऊपर उठाया, तो ये जितना ऊपर उठा रहे हैं, मतलब सुपर एलिवेशन जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा सुपर एलिवेशन यानी आउटर लेन की, आउटर एज की आप रेजिंग कर रहे हो। जितना कम रेडियस होगा, कर्व जितना ही शार्प होगा, कीपिंग द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल सेम, मैं बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। और जितना सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ज्यादा डेवलप होगा, जो नेट ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू काउंटरैक्ट दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी उतना ही ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। जितनी कम रेडियस, जितना शार्प कर्व, उतना ज्यादा सुपर एलिवेशन। तो अगर ये सुपर एलिवेशन ज्यादा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे कुछ दूर से इसको टेंजेंशियली कनेक्ट कर रहा हूं। मैं ट्रांजिशन कर्व की मदद से, जो स्ट्रेट रोड है वो कुछ ऐसे है, तो मैं इसको धीरे 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 ग्रेजुअली कनेक्ट कर रहा हूं। ये सुपर एलिवेशन जितना ज्यादा होगा, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व उतनी ज्यादा चाहिए होगी मुझे टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन। जितना ज्यादा तुम ऊपर उठाओगे इनर आउटर को विद रिस्पेक्ट टू इनर, तुमको उतना ही दूर से, उतने ही लंबे ट्रांजिशन कर्व से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन रेट से ग्रेजुअली हम धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। रेडियस कम है, कर्व शार्प है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ज्यादा डेवलप हो रहा है, सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, आउटर एज को तुमने ज्यादा उठाया हुआ है। और इसलिए स्ट्रेट रोड से इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने ज्यादा लेंथ ऑफ कर्व प्रोवाइड किया हुआ है, ज्यादा लेंथ में मैं इसको स्मूथली ग्रेजुअली ट्रांजिट करना चाह रहा हूं। दिस ट्रांजिशन शुड बी ग्रेजुअल, दिस ट्रांजिशन शुड बी स्मूथ। तो कोई भी जो ट्रांजिशन कर्व है, उसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो मुझे चाहिए वो ये चाहिए कि जितना शार्प टर्न हो, जितनी कम रेडियस हो, मतलब जहां पे सुपर एलिवेशन की जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, दिस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जितना लेंथ में मैं धीरे 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 उसको उठा रहा हूं, दिस लेंथ शुड बी उतना ही ज्यादा। तो यही लिखा है आपने मैथ्स की लैंग्वेज में कि एल एस प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब सर्कुलर कर्व की रेडियस जितनी कम होगी, सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा होगी, मुझे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी उतना ही ज्यादा चाहिए होगा टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल एज टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस दैट सुपर एलिवेशन। तो ये मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन कर्व की, कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर मेन कर्व। दिस इज वैलिड फॉर ऑल थ्री कर्व्स। ऐसा नहीं कि मैंने आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक लिखी स्पाइरल में तो ये केवल स्पाइरल में, नहीं नहीं, ये तो तीनों ही टाइप के कर्व्स में वैलिड होगा। जितनी ज्यादा सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ही लंबे ट्रांजिशन कर्व से, उतने ही बड़े ट्रांजिशन कर्व से स्मूथली ग्रेजुअली मैं इस सुपर एलिवेशन को अचीव करना चाहता हूं। सो दिस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर मीन कर्व, एंड दिस इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कर्व। तो नीचे नोट करके लिख लो, इन ऑल दीज थ्री कर्व्स लेंथ इंक्रीजेस एज रेडियस डिक्रीजेस। In all these three curves, length increases as radius decreases. In all these three curves, length increases as radius decreases. Length increases as radius decreases. Now, let's talk about its design. अब हम इसके डिजाइन की बात करेंगे। डिजाइन मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस इन फील्ड। तो बल्कि ऐसे लिखो, आप हेडिंग डालो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मतलब मैं इसके डिजाइन की बात कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स डिजाइन। ठीक है, सो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व should be taken as the maximum of following three, the maximum of following, ऐसे लिखो, the maximum of following three, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, maximum of 1, 2 and 3 will be length of transition curve। ये 1, 2, 3 क्या है?
सो राइट, हेडिंग डालिए 1। 3 तरीके से मैं ट्रांजिशन कर्व की लेंथ डिसाइड करूंगा। इन तीनों में से जो लेंथ निकल के आएगी, तीनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए अलग अलग, उनमें जो सबसे ज्यादा होगी, मतलब जो सबको फुलफिल कर रहा होगा, दैट विल बी सिलेक्टेड एज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन की कर्व की लेंथ हम 3 तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट विल बी कैलकुलेटिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है उसके हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। देन यू कैन से दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जो सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। मतलब लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे ट्रांजिशन कर्व की सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, मतलब किस रेट से मैं इस सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन को चेंज करना चाहता हूं। तो देयर शुड बी सम परमिसिबल रेट, कि इस रेट से ज्यादा मैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन को नहीं इंक्रीज करना चाहता हूं। कुछ एक कांस्टेंट रेट से धीरे 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 मैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। सो दैट रेट विल बी डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। जितना ज्यादा रेट से आप चेंज करना चाहते हो लेंथ उतनी कम निकल के आएगी, जितना कम रेट से आप इंट्रोड्यूस करोगे, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करोगे, कर्व की लेंथ उतनी ज्यादा निकल के आएगी। सेकेंड एस्पेक्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जो हमने सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम कुछ धीरे धीरे कर्व को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दैट विल बी सेकंड एस्पेक्ट जिसके हिसाब से मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिसाइड करूंगा। थर्ड विल बी एन एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो कि आईआरसी देता है। सो हेडिंग डालिए फर्स्ट, पुट हेडिंग फर्स्ट, based on rate of change of centrifugal acceleration, 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 based on rate of change of centrifugal acceleration। याद करो पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है, अलग अलग सेक्शंस बनाए थे। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हमने शो किया था बिटवीन सेक्शन 22 टू सेक्शन 44। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल, जहां पे हमने अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन की बात की थी। तो ये 2-2 सेक्शन है और ये 4-4 सेक्शन है। अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो यहां पे क्रॉस सेक्शन, लेट मी मेक द सेंटर लाइन। सो बस याद दिलाने के लिए बना रहा हूं ये क्रॉस सेक्शन, वैसे अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अगले वाले में जरूरत है। तो यहां पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आउटर लेन के स्लोप को हमने 0 कर दिया था। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू, कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। दिस स्लोप इज 1/n कैम्बर, और 4-4 पे, यहां कहीं 3-3 था, और 4-4 पे इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। और ये जो स्लोप है दिस इज ई। दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑन 22 एंड 44। पहले हमने 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ये सब डिसाइड किया था। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये जो चीज है, सेंटर लाइन की जो लेंथ है, लेट मी कॉल इट LS एज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। LS एज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और भी अगर ऑब्जर्व करो, यू ऑब्जर्व मोर, तो क्या बोल सकते हो कि यहां पे R की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहां पे P की वैल्यू 0 है, यानी यहां पे E की वैल्यू 0 है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। या मैं अभी एसिलरेशन, क्योंकि मैंने देखो लिखा है बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन, तो केवल और केवल एसिलरेशन की बात कर रहा हूं। दिस एसिलरेशन इज 0, या P भी छोड़ दो, यहां पे नहीं लिख रहा हूं मैं, सिंपली A बराबर 0। इसको नॉर्मल एसिलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन बोला था। इसका फॉर्मूला क्या था? तो दिस वाज V² डिवाइड बाई R। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल, शुरुआत में इसको हमने डिस्कस किया था। और यहां पे जहां पे R, कैपिटल R है, वेयर इज अ ट्रांजिशन कर्व। यहां पे ये, इसके पीछे स्ट्रेट रोड होगी, स्ट्रेट रोड से कनेक्ट किया, इधर सर्कुलर रोड होगी, यहां पे रेडियस R से कनेक्ट कर रहा है। रेडियस R है यानी
ए जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, दिस इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। नाउ इट इज नॉट जीरो, अब ये जीरो नहीं है। मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, वेक्टर है तो इस तरीके से लिख दे रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो सी को मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। और ये होगा क्या? सो दिस विल बी वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस जीरो डिवाइड बाई टी। यहां पे देखो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर है, और यहां पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जीरो है। तो जीरो से वी स्क्वायर बाई आर चेंज हो गया, फाइनल वैल्यू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई आर माइनस जीरो। दिस इज द चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। पर चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम ले लिया डिवाइड बाई टी। मतलब यहां से यहां आने में समय कितना लग जा रहा है, वो समय अगर टी है तो वी स्क्वायर बाई आर माइनस जीरो जो चेंज है डिवाइड बाई टाइम करूंगा मैं, तो दैट विल बी गिविंग रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। दिस विल बी लाइक दिस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सो आई कैन राइट इट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। और टी भी मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, जगह नहीं है। टी क्या लिख सकता हूं मैं? तो यहां से यहां आने में समय टी लगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, आपको पता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां आने में जो समय टी लगा वो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है एल एस डिवाइडेड बाई स्पीड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यू कैन राइट इट लाइक दिस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू इस टाइम को क्या लिख सकता हूं मैं, लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मैंने एल एस बोला है, सो एल एस डिवाइड बाई वी। ये वी ऊपर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं वी क्यूब डिवाइडेड बाई आर इंटू एल एस। ये वैल्यू किसकी है? दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। और यहां से मैंने निकाल लिया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वी क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर। ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, वी क्यूब डिवाइड बाई सी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये v मीटर पर सेकंड में है, ये r मीटर में है, ये c मीटर पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड क्यूब में है, और ये ls मीटर में होगा। अभी तक कुछ यूनिट वगैरह का गेम नहीं किया है, प्योरली एनालिटिकल रिलेशनशिप है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है MKS CGS SI वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब ये जो C है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, इसके लिए IRC एक इंपेरिकल फॉर्मूला देता है। सो दिस C, जिसका यूनिट क्या है मीटर क्यूब, और मीटर पर सेकेंड क्यूब। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड बाई टी करोगे तो मिलेगा आपको C। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड क्यूब। C को IRC बोलता है, यू कैन कैलकुलेट इट बाई एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस V। इसको आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम 80 डिवाइड बाई 75 प्लस V, 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस V। जहां पे ये जो V है देखो मैंने कैपिटल लिखा है, आपको पहले ही समझा चुका हूं। कैपिटल मींस इन kmph, स्मॉल मींस इन मीटर पर सेकेंड। थ्रू आउट सब्जेक्ट स्मॉल v मतलब मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है, कैपिटल V मींस kmph में वेलोसिटी है। ये जो C है इसकी वैल्यू 0.5 से 0.8 के बीच में लाई करती है। दिस वैल्यू, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0.5 टू 0.8 एंड इन मोस्ट केसेस दिस कैन बी टेकन एज 0.6। यानी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है और खुद से ही आपको अज्यूम करना है, तो बल्कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, जनरली दिस C इज इक्वल टू 0.6। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप खुद से क्या अज्यूम करोगे, 0.6। This C value lies between 0.5 to 0.8 and in most cases its value is close to 0.6. 0.6 हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। समझ आया कि नहीं? लिखिए इसको। ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार के रखना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू वी क्यूब बाई सी आर। ये पहली इक्वेशन है, ये हमने निकाला बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। लिख लिया?
चलिए, आई होप आपने लिख लिया है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ आप लिख ही रहे हैं. नाउ सेकेंड, I can calculate this length of transition curve. Second, you can say on the based on introduction of super elevation and extra widening. You can write it like this: based on introduction of super elevation and extra widening. Based on introduction of super elevation and extra widening. Based on introduction of सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडिंग. इसमें भी दो केसेस बनेंगे. तो केस 1 में लिख रहा हूं व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर. फिर हम बात करेंगे केस 2 व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज. सो व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर. अगर आप चाहो तो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊं, सीधा मैं फॉर्मूला लिख दूं, बट करा ही देता हूं. मैं क्या ही करना है, थोड़ा सा सीख ही लो. फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला. वो फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब इसके लिए मैं वही चारों सेक्शंस बनाऊंगा, फिर से चीजों को शो करूंगा. तो लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट. ये हमारा कुछ सेक्शन 1-1 था, समथिंग लाइक दिस. दिस वाज 1-1. फिर कुछ दूरी बाद 2-2 था. सेक्शन 2-2 वाज देयर. अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में ये सब हमने किया था. फिर कुछ दूर बाद सेक्शन 3-3 था. फिर कुछ दूर बाद सेक्शन 4-4 था. सेक्शन 4-4 वाज देयर. अगर मैं इनके क्रॉस सेक्शनल व्यू को बनाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं. क्रॉस सेक्शन इन सबका 1-1 पे क्रॉस सेक्शन था हमारा कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस. नॉर्मल कैम्बर था जो स्ट्रेट लाइन पे होता है. ये दिस इज, इसको बल्कि ऐसे बनाऊंगा मैं, ज्यादा अच्छा लगेगा. नीचे ही करता हूं इसको मैं. वॉज समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से क्रॉस सेक्शन था. दिस वॉज इनर एज, दिस वॉज आउटर एज. 2-2 पे हमने आउटर लेन के स्लोप को 0 कर दिया था. ये आउटर लेन यहां पे आ गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समथिंग लाइक दिस. दिस वाज इनर एज. इसको और थोड़ा मैं अच्छे से बना दूं, समथिंग लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस. 2-2 पे ये कुछ ऐसा नजर आएगा. 2-2 पे ये कुछ ऐसा नजर आएगा. 3-3 पे सेक्शन कैसा था? सो नाउ इट वाज समथिंग लाइक दिस. अब थ्रू आउट जो स्लोप था, दिस स्लोप वाज 1/n. 3-3 पे सेक्शन इस तरीके से था, और 4-4 पे हमने इसको फर्दर और स्लोप कर दिया था, एंड दिस स्लोप बिकेम ई. आई होप कि आपको याद आ रहा है, आपने रिवाइज किया हुआ है. तो ये चार सेक्शंस इस तरीके से बनेंगे, एट 1-1, एट 2-2, एट 3-3, एट 4-4. लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड टू मेक द आउटर लेन स्लोप 0 इज व्हाट वी कॉल्ड टेंजेंट रनआउट. यहां से यहां जो लेंथ है, इसको हमने टेंजेंट रनआउट बोला था. That length in which the length of outer lane slope is changed from camber to 0. 2-2 से लेके 4-4 के बीच में जो लेंथ है, इसको हमने बोला था सुपर एलिवेशन रन ऑफ. दिस इज द बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. डेफिनेशन क्या थी सुपर एलिवेशन रन ऑफ की? तो जहां पे आउटर लेन के स्लोप को हमने 0 से सुपर एलिवेशन ई के बराबर किया है. ये सारे क्रॉस सेक्शन व्यूज हैं. दीज आर ऑल क्रॉस सेक्शन व्यूज. क्रॉस सेक्शन व्यूज हैं ये. अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बात करूं,
अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बात करूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। यहां पे मैं एल एक्स बना रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल व्यू। लॉन्गिट्यूडनल व्यू मतलब इधर देखो, अभी मैंने जो डायग्राम्स बनाए तो मैंने ये सेक्शन के डायग्राम्स बनाए। समथिंग रोड आपकी ऐसे है ना, कैम्बर इस तरीके से क्रॉस स्लोप है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने ये आउटर लेन को रोटेट किया, इसके स्लोप को जीरो किया, इसको देखो हॉरिजॉन्टल कर दिया, फिर और रोटेट किया, 3 3 पे ऐसा नजर आ रहा है, थ्रू आउट ये कैम्बर के स्लोप के बराबर है। फिर और रोटेट करके इसके स्लोप को हमने चेंज किया, इस तरीके से था ये। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एट 1 1। देखो 1 1 पे इस तरीके से है, 2 2 पे इसको हमने रोटेट करके जीरो कर दिया, 3 3 पे ये ऐसे हो गया, और फिर इसको रोटेट किया अबाउट इनर एज या फिर अबाउट सेंटर लाइन। अभी हमने अबाउट सेंटर लाइन रोटेशन किया है। तो कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। देखो लॉन्गिट्यूडनल व्यू मतलब, लॉन्गिट्यूडनल व्यू मतलब फिर से देखो, ये मुझे देखो लॉन्गिट्यूडनल, ये तो क्रॉस सेक्शन व्यू है ना, मतलब मैं इधर से देख रहा हूं। तो इधर से देखोगे तो 1 1 पे आपको ये जो मेरा हाथ है ये आउटर एज है, ये जो दूसरा हाथ है इनर एज है। तो 1 1 पे देखोगे दोनों का लेवल सेम है। जहां पे आउटर एज है वहीं पे इनर एज है 1 1 पे। तो अगर मैं यहां पे लाइंस बनाऊं, सपोज करो दिस इज सेंटर लाइन, ये मैं सेंटर लाइन बना रहा हूं रोड की। सपोज दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ रोड, सपोज दिस इज सेंटर लाइन ऑफ रोड, और यहां पे मान लो कहीं मैं आउटर एज बना रहा हूं, सॉरी इनर एज, सपोज यहां पे कहीं हम इनर एज बना रहे हैं, यहां पे कहीं हम सपोज करो इनर एज बना रहे हैं, इनर एज, और यहां पे सपोज करो कहीं हम आउटर एज बना रहे हैं, दिस विल बी समवेयर आउटर एज, भी समझ जाओगे के बीच का गैप सेम होना चाहिए। दिस इज आउटर एज, एज आई होप कि आपको याद है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे कहीं नीचे आपको नजर आएगा, चाहे वो सेंटर लाइन है, सॉरी चाहे वो आउटर एज है चाहे वो इनर एज है, दोनों ही कुछ इस तरीके से नीचे नजर आएंगे ना आपको। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल। ये देखो भाई, बार बार समझाऊंगा तो मेन चीज नहीं समझ पाओगे। ऐसे है, जिस लेवल पे ये है उसी लेवल पे ये आउटर एज है, दे आर हैविंग सेम एट सेम लेवल। तो यहां पे देखो कहीं दोनों का लेवल सेम है, दोनों ही का लेवल यहां पे सेम है। यहीं पे इनर एज है, यहीं पे आउटर एज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आउटर लेन के स्लोप को चेंज कर रहा हूं, तो इनर लेन तो यहीं रहेगा। 1 1 से लेके 2 2 में इनर तो चेंज नहीं हो रहा है, इस तरीके से है, ये देखो नहीं बदल रहा है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, आउटर वाले को रोटेट कर रहा हूं, तो ये लेवल ये कुछ चेंज हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इट इज चेंजिंग समथिंग लाइक दिस, ये यहां से यहां आ गया। एट 2 2 जो आउटर लेन का स्लोप है वो जीरो हो गया। एट 2 2 जो आउटर लेन का स्लोप है जीरो हो गया, मतलब जो आउटर लेन है वो कहां पे आ गया, दिस कम्स एट द सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन पे आ गया, दिस कम्स एट द सेंटर लाइन। फिर इसके बाद अभी भी मैं आउटर लेन को घुमा रहा हूं, देखो ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे किया, अभी भी इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये अभी इनर नहीं घूम रहा है पर आउटर और घूमेगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये डायग्राम मुझे चेंज करना पड़ेगा, वेट बाद में इसको बनाता हूं, नहीं तो ये एडजस्ट नहीं होगा। तो ये तो अभी भी इनर लेन नहीं घुमा है, इनर लेन वहीं पे, इनर एज वहीं पे है, जो इनर एज है वो वहीं पे है, इट इज नॉट बीइंग चेंज। इनर एज में अभी भी 3 3 तक कोई चेंज नहीं आया है। अभी मैंने केवल और केवल आउटर लेन को, देखो पहले ये ऐसे था, फिर ये घुमा के यहां पे ऐसे आ गया, फिर और घुमा रहा हूं, फाइनली ऐसे हो। अब मैं पेवमेंट को रोटेट करूंगा, अभी ये ऐसे हो गया है, अब मैं सेंटर लाइन के अबाउट, ये जो देखो ये पेवमेंट ऐसे हो गई है, अब इसको सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करूंगा। तो जब सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करूंगा तो देखो ये इनर एज है, ये भी नीचे जाएगा, और ये आउटर एज है जो ये भी ऊपर आएगा। तो अभी अगर मैं बनाना चाहूं देन आई कैन मेक इट समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा और फाइनली यहां पे पहुंच जाएगा, और अब इनर लेन भी नीचे आएगा क्योंकि सेंटर के अबाउट रोटेट कर। सो इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। साइड से देखोगे तो रोड आपको इस तरीके से घूमते हुए नजर आएगा, कुछ इस तरीके से रोड आपको घूमते हुए नजर आएगा। दिस इज सेंटर लाइन, दिस इज सेंटर लाइन,
पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में। दिस इज इनर एज, दिस इज इनर एज, दिस इज आउटर एज। हमने पेवमेंट को रोटेट किया अबाउट सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन अनचेंज्ड है, सेंटर लाइन कहीं पे भी नहीं चेंज हुई है। शुरुआत में आउटर लेन जो है ये ऐसे उठता गया उठता गया उठता गया, फिर ये सेंटर लाइन के ये देखो पैरेलल हो गया, फिर ये उठा 3 पे ऐसा हो गया, फिर घुमा रहे हैं तो इनर एज भी नीचे जा रही है और आउटर एज भी ऊपर जा रही है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये जो स्लोप है, जिस रेट से हमने सेंट्रीफ्यूगल सॉरी सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसको बोल रहे हैं 1/n, 1/n। ये समझा चुका हूं आपको स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा फाइनलाइज कर देता हूं मैं। तो इट विल बी अब समथिंग इस तरीके से, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे कहीं ये 4 है। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज टेंजेंट रन आउट, और ये जो लेंथ है दिस इज द सुपर एलिवेशन रन ऑफ, दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। ये 1/n है। और याद करो तो पेवमेंट को हमने ऐसे रोटेट किया था, जो पेवमेंट था वो हमने इस तरीके से रोटेट किया था। इसका जो स्लोप है ये हमने थीटा बोला था, सुपर एलिवेशन किया था E बराबर tan थीटा। ये हमारा पेवमेंट है। ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप बार बार घर जाके रिवाइज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये स्लोप जिससे हमने उठाया है पेवमेंट को, ये इनर एज है, ये आउटर एज है, आउटर एज को उठाया है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, जिस स्लोप से उठाया है उसी को सुपर एलिवेशन बोलते हैं। याद करो इसको मैंने बोला था कैपिटल E। अगर मैं ये E निकालना चाहूं, विड्थ ऑफ पेवमेंट क्या है, तो दिस विल बी W प्लस WE। एक्स्ट्रा वाइडनिंग के साथ विड्थ कितनी हो जाएगी, W प्लस WE। और ये अगर मैं E निकालना चाहूं तो देखो ये ट्रायंगल में बना सकता हूं, आई कैन मेक दिस ट्रायंगल। ये देखो एक ट्रायंगल नजर आएगा मुझे, समथिंग लाइक दिस। ये जो लेंथ है दिस इज W प्लस WE, ये जो लेंथ है दिस इज W प्लस WE, ये W प्लस WE के बराबर है। ये एंगल थीटा है, और ये चीज मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं, कितना उठा दिया है मैंने, यही तो ये चीज होगा। दिस इज नथिंग बट कैपिटल E, कितना ऊपर उठा दिया। ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये देखो ऐसे से ऐसे किया फिर ऐसे किया, तो ये देखो ये पेवमेंट ऐसे था, मैंने इसको ऐसे से ऐसे कर दिया, घुमाया। इधर से देखो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट निकालना चाह रहा हूं कि मैंने इनर के रिस्पेक्ट में आउटर को कितना ऊपर उठा दिया, E की वैल्यू। तो साइन थीटा में लगा सकता हूं, आई कैन से कि जो स्लोप है एक्चुअली E तो tan थीटा है, बट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा बराबर tan थीटा है। ये सब सिखा चुका हूं। तो यहां पे अगर मैं E की वैल्यू को लिखूं, जो कि क्या है, जो कि साइन थीटा मैं ले रहा हूं, क्योंकि है तो ये tan थीटा, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है तो इसको मैं लिख रहा हूं E डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, दिस इज W प्लस WE। और अगर आप इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करो, जगह नहीं है, चलो मैं अगले पेज में चल रहा हूं, सो या यहां पे कर दे रहा हूं मैं। अगर इसको सॉल्व करो तो ये जो E है दिस विल कम आउट टू बी, क्या आ जाएगा, E W प्लस WE। ये जो पूरा रेज किया है, ये जो आउटर एज की रेजिंग की है विद रिस्पेक्ट टू इनर, ये कितना है, यहीं पे सॉल्व करके लिख लेना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, दिस E इज इक्वल टू E W प्लस WE, यही निकल के आएगा। और अगर मैं बोलूं तो ये कितना है, ये इसका आधा है सेंटर लाइन से आउटर एज, दिस विल बी E W प्लस WE डिवाइड बाई 2, और आधा ये होगा, दिस विल बी E W प्लस WE डिवाइड बाई 2। अब ये निकाल सकता हूं मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज बेसिकली दिस थिंग, तो मैं इसको LS से लिख दे रहा हूं, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। थोड़ा डायग्राम अब दूर दूर बनाना, कटपिट नहीं हो। ये LS है, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो मैं कलर कर दे रहा हूं, कलर चेंज करके, आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ले रहा हूं, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या देख रहा हूं मैं, ये एंगल थीटा 1/n है, tan थीटा में लगा सकता हूं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, tan थीटा विल बी 1/n, ये सब सिखा चुका हूं मैं। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि किस रेट से ये जो धीरे धीरे उठा रहा हूं ना मैं, ये किस रेट से मैं उठा रहा हूं, इसको मैं निकाल सकता हूं। देखो आई कैन राइट फ्रॉम दैट ट्रायंगल की जो 1/n है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है,
ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई बेस कितना है एल एस। एल एस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यहां से मैं एल एस निकाल सकता हूं ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको रट के रखना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, या बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, या बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। डब्ल्यू ई कितना हमने इंट्रोड्यूस किया किस रेट से, या एन किस रेट से इंट्रोड्यूस किया, उसके हिसाब से ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाला हमने। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये वेयर, ये जो ई है दिस इज एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड है, दिस इज एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड, या इसी को हमने बोला है डिजाइन सुपर एलिवेशन, जो फील्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन। अगर मैं यहां पे डब्ल्यू बोलूं, सो दिस इज विड्थ ऑफ पेवमेंट है, या अच्छी भाषा में लिखूं मैं ऐसे ही, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई क्या है, सो दिस इज विड्थ ऑफ पेवमेंट, दिस इज विड्थ ऑफ पेवमेंट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दिस इज द विड्थ ऑफ पेवमेंट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। और अगर मैं एन की बात करूं, एन नहीं बेसिकली अगर मैं 1/n की बात करूं, सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ये सुपर एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज है। सुपर एलिवेशन क्या है, रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। किस रेट से मैंने इसको उठाया, धीरे धीरे उठा रहा हूं ना, तो किस रेट से उठा रहा हूं उसको बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। एंड एज पर आईआरसी, ये एन की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए फॉर क्वेश्चंस। एज पर आईआरसी, अगर मैं आईआरसी की बात करूं, तो जो ये एन है, दिस एन विल बी 150 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, विल बी 100 फॉर बिल्ट अप एरिया एंड विल बी 60 फॉर हिली टेरेन। सो दिस एन इज इक्वल टू 150 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। This n will be 100 for built up area, for urban and built up area, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, for urban and built up area। समझा चुका हूं ये सब, built up area, बार बार टाइम नहीं वेस्ट कर रहा मैं। and this n will be 60 for hilly areas, for hilly area। hilly means mountainous plus steep, hilly means mountainous एंड स्टीप टुगेदर। ये सब कुछ आपको पता है। दिस इज एज पर आईआरसी, वैल्यूज याद रखनी है, क्वेश्चन में नहीं की मैंने तो डायरेक्टली आप ले सकते हो। ये 150 क्या बता रहा है, 150 बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। मतलब अगर आप 150 मीटर हॉरिजॉन्टल जाते हो तो 1 मीटर वर्टिकल। ये जो राइज कर रहे हो ना इस तरीके से, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे, पहले पेमेंट ऐसे था या मान लो ऐसे था, धीरे धीरे तुम इसको उठा रहे हो ना, तो किस रेट से उठा रहे हैं, ये बोला गया कि अगर तुम 150 मीटर हॉरिजॉन्टल जाओगे तो 1 मीटर ऊपर आओगे। किस रेट से उठा रहे हैं, 1/150 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है, कि अगर तुम 150 मीटर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहे हो तो जो ये वर्टिकल रेजिंग है आउटर एज की, ये 1 मीटर कर रहे हो। दिस इज द रेट बाय विच वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन। दिस इज एज पर आईआरसी द वैल्यूज ऑफ एन। नोट कर लीजिए इसको, नाउ नोट इट, आई होप इट इज क्लियर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटा लेना चाहिए। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। अगर आप समझ गए हो, पीछे इतना एक्सप्लेन किया है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो फॉर योर एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की उत्पत्ति मैंने इसलिए बता दी, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल तो आपके कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए। और हमने अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन पहले ही किया हुआ है, ये सब हम पहले ही समझ गए हैं, तो अब कुछ रहा नहीं। व्यूज देखना आपको आता होगा, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ी होगी, क्रॉस सेक्शन व्यू क्या है आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू आपको पता है क्या है। पहले मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया, रोड को ऐसे देख रहा हूं, और फिर मैं लॉन्गिट्यूडनल देख रहा हूं, रोड को साइड साइड देख रहा हूं कि उसकी इनर एज कहां है, आउटर एज कहां है। कुछ दूर तक तो देखो, पहले आपको जहां पे स्ट्रेट रोड होगी वहां पे इनर और आउटर सेम लेवल पे होगा। अभी इनर नहीं चेंज कर रहा है, पर आउटर को उठा रहा हूं मैं, धीरे 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 ऊपर उठा के, यहाँ पे देखो ये आ गया कैसे, सेंटर लाइन पे। अभी भी मैं इनर को नहीं चेंज कर रहा हूं, आउटर को उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको ऐसे ले आना है। तो देखो धीरे धीरे मैंने उठा के, धीरे धीरे यहां तक आते आते 3 तक, थ्रू आउट स्लोप ऐसे हो गया कैम्बर के बराबर। अब मैं पूरे पेवमेंट को रोटेट कर रहा हूं अबाउट दिस सेंटर लाइन। तो अब अगर सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करोगे समथिंग लाइक दिस, तो ये जो आउटर है ये ऊपर जाएगा और जो इनर है वो भी नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है और साथ के साथ ये नीचे भी आ रहा है।
ये क्या है, ये है कितना टोटल ऊपर उठा दिया, ये कैपिटल ई की वैल्यू है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कितना उठा दिया। अगर आपको ई टेन थीटा पता है तो कैपिटल ई निकल के आ गया ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, यानी ये पूरा जो रेजिंग है, पूरा रेजिंग मतलब ये उठाया है आपने ये, तो ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, ये कैपिटल ई है, ये जो एंगल है ये थीटा है, ये बेस है, ये पेवमेंट है, tan थीटा आप निकाल सकते हो, ये ई है, इतना ऊपर उठा दिया तुमने, तो ये जो ई है कैपिटल ई जिसको बोल रहा हूं मैं, दिस विल बी ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, सेंट्रल लाइन से आधा इधर, सेंट्रल लाइन से आधा इधर, इस तरीके से मैंने डिराइव किया ऑन दिस बेसिस मींस बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो रिक्वायर्ड निकल के आया वो ये निकल के आया, अगर पेवमेंट सेंटर लाइन के अबाउट रोटेटेड है, ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइड बाई 2, सारी चीजें लिख दी इसमें क्या क्या है, और जो एन है किस रेट से आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो सुपर एलिवेशन, ये आईआरसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस डिसाइड करके दिया हुआ है, इन प्लेन एंड रोलिंग टरेन एन शुड बी 1/150 मींस 150 मीटर हॉरिजॉन्टल जाके आप 1 मीटर ऊपर आओगे, इस रेट से उठा रहे हो। फॉर बिल्ट अप एंड अर्बन एरिया दिस इज 100 वैल्यू ऑफ एन, 60 is for hilly areas या mountainous and steep area. N is not the rate of change of super elevation, 1 by n is rate of change of super elevation. ये सारी कहानी डिटेल में पहले समझा चुका हूं, तो जस्ट नोट इट डाउन, वेट कर ले रहा हूं मैं, ये डायग्राम बनाइए और ये लिखिए। आई होप कि आपको समझ आ गया, अगर पहले आपने अच्छे से क्लासेस की हैं तो बहुत ही क्विकली आपने समझ लिया है, नहीं समझ पाए हो तो आप घर में समझना, आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं मैं, नहीं समझ पाए हो तो घर में समझना, लेकिन अगर नहीं समझ पाए हो तो भी ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमने तब निकाला है जब केस 1 पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर। क्विकली नोट इट, नोट कर लिया, नोट कर लिया है कि नहीं? आई होप कि आपने नोट कर लिया है। अब यहां पे एक नोट लिखो, जो पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे एक नोट लिखो, यहां पे एक नोट लिखिए कि इन हिली एरियाज रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन इज प्रिफर्ड। इन हिली एरियाज, ये बता चुका हूं आपको, हिल्स में या पेवमेंट अगर इम्पैक्टमेंट पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन हम प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, एज वेल एज अर्थ वर्क इज बैलेंस, इट इज इकोनॉमिकल। तो इन हिली एरियाज, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इन हिली एरियाज रोटेशन अबाउट center line is preferred, about center line is preferred, is preferred as there is no problem, as there is no problem of drainage, no problem of drainage, and earthwork is balanced in this case, and earthwork is balanced in this case, एंड अर्थ वर्क इज बैलेंस्ड इन दिस केस, क्योंकि वहां पे ड्रेनेज की कोई समस्या नहीं है, और इस केस में जो अर्थ वर्क है दैट अर्थ वर्क इज बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ केस 2, इसी में ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, केस 2 में लिख रहा हूं, व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, अबाउट इनर एज, पेवमेंट को इनर एज के अबाउट रोटेट किया गया है, तब कैसा होगा? व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, जब पेवमेंट को इनर एज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो देखो ये इनर एज है, अब पहले क्या करूंगा मैं, आउटर लेन को ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि मैं स्लोप 0 करना चाह रहा हूं, आउटर लेन के स्लोप को ऊपर उठा के, तो मैं इस तरीके से कुछ आउटर लेन को ऊपर उठा रहा हूं, और फिर मैंने क्या किया, पेवमेंट को इनर एज के अबाउट रोटेट किया, तो अब इनर एज नहीं बदलेगी, केवल और केवल आउटर जो बदलना था बदल गया, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अगेन दिस इज लॉन्गिट्यूडनल व्यू, यहां पे कहीं आपको 1-1 नजर आएगा, दिस विल बी सेक्शन 1-1, यहां पे कहीं आपको 2-2 नजर आएगा, 2-2, जहां पे मैंने पेवमेंट के आउटर लेन को रोटेट कर करके आउटर लेन के स्लोप को 0 कर दिया, यहां पे कहीं मैं बोल सकता हूं, यहां पे कहीं
3 नजर आएगा समवेयर हियर, देयर विल बी 3 जहां पे पूरे के पूरे पेवमेंट का स्लोप कैम्बर के स्लोप के बराबर हो गया है। और चूंकि इनर के अबाउट रोटेट कर रहा हूं तो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। चाहो तो ये सेंटर लाइन भी बना दो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर इन दिस केस। ठीक है, रहने दो, गंदा हो जाएगा आपका डायग्राम, फिर भी टाइम लग जाएगा। तो अब इनर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, दिस इज इनर एज। इनर एज के अबाउट रोटेट करोगे ये पाइवट पॉइंट होगा, तो ये भी कहीं नहीं जाएगा। दिस इज आउटर एज। आउटर एज तो चेंज हुआ पर इनर नहीं चेंज हुआ। दिस विल बी 4 ये सेक्शन 4 है जहां पे सुपर एलिवेशन ई के बराबर स्लोप आ गया है। और इस केस में ये जो चीज है दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल ई अगेन, और इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हो। दिस इज ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ये होगा। दिस इज टेंजेंट रनआउट, यहां पे जगह नहीं है थोड़ा सा तो मैं छोटा कर रहा हूं इसको। ये जो चीज है दिस इज टेंजेंट रनआउट, इसकी लेंथ एल आर ले लिया मैंने। दिस इज सुपर एलिवेशन रन ऑफ, इसकी लेंथ एल एस ले लिया है। दैट लेंथ ऑफ रोड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द आउटर लेन स्लोप जीरो, उसको बोल रहे हैं टेंजेंट रनआउट। दैट लेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द आउटर लेन स्लोप जीरो टू ई, उसको सुपर एलिवेशन रन ऑफ बोल रहे हैं। और लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन रन ऑफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नाउ दिस इज अगेन 1/n, और फिर से मैं लिख सकता हूं कि 1/n जो है दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इस केस में, ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, एंड डिवाइडेड बाई मैं लिख सकता हूं एल आर प्लस एल एस। एंड दिस ये लिख रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट कैन बी टेकन टू बी जीरो एज पर आईआरसी। आईआरसी के हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट कैन बी टेकन एज जीरो एच पर आईआरसी। आईआरसी के हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट, चूंकि ये ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कंपैरिजन में बहुत कम होगा, इसको हम जीरो लिख सकते हैं। तो ये निकल के आ गया 1/n बराबर ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई एल एस, और यहां से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकल के आता है, दिस एल एस कम्स आउट टू बी ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। दिस इज अनदर इक्वेशन, इसको भी मैं इक्वेशन 2 ही बोल रहा हूं क्योंकि मैं मैक्सिमम ऑफ 1, 2 एंड 3 करने वाला हूं। अगर पेवमेंट सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट किया जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और अगर पेवमेंट इनर एज के अबाउट रोटेट किया जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर। दिस इज अगेन एलएक्स व्यू, ये एलएक्स व्यू है। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। बार बार मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं यार, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में डिटेल में इसको डिस्कस किया है, नोट्स को खोल के वहां पे देखो। यहां से यहां तक मैंने आउटर लेन को रोटेट किया है क्राउन को रिमूव करने के लिए, आउटर लेन के स्लोप को जीरो किया है। इस लेंथ को बोल रहे हैं टेंजेंट रनआउट। यहां से यहां तक देखो इनर एज नहीं बदल रही है क्योंकि आउटर ऊपर उठ रही है ना, तो इनर तो अपनी जगह पे है भैया, ये है, ये केवल घूम रहा है, ये नहीं घूमा। और अभी इसी के अबाउट घुमा रहा हूं मैं, तो पेमेंट को कैसे भी घुमा दो ये नहीं बदलेगा। तो देखो थ्रू आउट इनर एज सेम है, और सेंटर लाइन में गेट चेंज, इसीलिए इस बार सेंटर लाइन नहीं बनाया मैंने क्योंकि इस केस में सेंटर लाइन गेट चेंज्ड। और फिर से देखो अभी भी आउटर एज ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है 4 पे, ये पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन में ऑब्टेन कर लूंगा। दिस इज एल आर, दिस इज एल एस, फिर से इक्वेशन लगा के एल एस निकाल लिया। सबका मतलब सेम है, एन की वैल्यूज भी सेम है। बस ध्यान रखना है कि जब पेवमेंट इनर एज के अबाउट रोटेट किया जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और जब पेवमेंट सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट किया जाएगा तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे। फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड, दिस फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए। सो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन या एक्स्ट्रा वाइडनिंग। नाउ थर्ड क्राइटेरिया, सो केस 3 या थर्ड, अब मैं थर्ड लिख रहा हूं, केस नहीं लिख रहा हूं, थर्ड। थर्ड लिखो, इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी। इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी। जम्मू कश्मीर का बैच है आपका, आपके यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए डेरिवेशन करा दिया मैंने कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, समझ रहे, कॉन्सेप्ट की एक्चुअल समझ होनी चाहिए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, पर उसके कॉन्सेप्ट, उसकी समझ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो रट के रखना है, ठीक है। सो नाउ दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी। आईआरसी दो फॉर्मूला देता है, तो एक तो फॉर्मूला देता है एल एस बराबर 2.7 वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दिस इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, दिस इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का
डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे दिया है आईआरसी ने इस तरीके से, और दूसरा फॉर्मूला देता है एल एस बराबर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर हिली टेरेन. This formula is for hilly terrain. Hilly means mountainous plus steep. Hilly means mountainous plus steep terrain. ये फॉर्मूला भी आपको रट के रखना है. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3. दोनों को 3 बोल रहा हूं क्योंकि 1 2 3 ये आपको तीनों इस तरीके से याद होने चाहिए. ये थर्ड है. सो दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी. ये मीटर में निकल के आएगा. वी के एम पी एच में रखोगे, रेडियस ऑफ कर्व मीटर में रखोगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर में निकल के आएगा. इंपेरिकल फॉर्मूला है, यूनिट्स का ध्यान देना है. ये वी के एम पी एच में है, ये आर रेडियस ऑफ कर्व मीटर में है. मीटर में रखोगे, के एम पी एच में रखोगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर में निकल के आएगा. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर में निकल के आएगा. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. यहां पे एक नोट लिखो. अब टाइम कम है तो मैं क्विकली खुद ही बता दे रहा हूं. उनको आपसे पूछता, खुद बताओ ये वैल्यू कोड ने कम क्यों रखी है. देखो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर है, 2.7 मल्टीप्लाइड है. यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर है पर 2.7 मल्टीप्लाइड नहीं है. सो व्हाई इन हिली टेरेन द वैल्यू इज लेस. आईआरसी ने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है उसमें हिली टेरेन्स में वैल्यू कम क्यों लिया है. रीजन, क्योंकि हिली टेरेन में रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन इज प्रिफर्ड. सिखा चुका हूं. हिली टेरेन में देखो ये डिवाइड बाई 2 कर दिया है. बाकी अगर आप यहां पे देखो व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज तो सब कुछ सेम है, ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई. जब सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट किया है तो डिवाइड बाई 2 कर दिया. तो सिंस इन हिली एरियाज द रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट सेंटर लाइन इज प्रिफर्ड, दैट्स व्हाई आईआरसी ने स्मार्टली वैल्यू को कम कर दिया है. इस फॉर्मूले में 2.7 मल्टीप्लाई नहीं किया है. तो नोट करके चाहो लिख लो, फॉर हिली टेरेन वैल्यू इज लेस बिकॉज वी कैलकुलेट इट बाई, ऐसे लिख लो, मैं खुद लिख दे रहा हूं. नोट, in hilly terrain value is less because center line rotation is adopted to calculate the value ऑफ एल एस. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए यहां पे सेंटर लाइन रोटेशन चूज करते हैं, इसलिए आईआरसी ने वैल्यू कम दिया है. चलिए ये तो हो गया. नाउ आई एम राइटिंग कंक्लूजन. हो गया, ये सब कुछ हो गया. अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि किया क्या इतनी देर में. तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, चाहता तो मैं इतना भी आपको बता देता, तब भी आपका काम चल जाता. बोलता जेई में पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ए के लिए आपकी दिक्कत हो जाएगी. तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये मैंने बोला मैक्सिमम ऑफ 1 2 एंड 3. अब 1 क्या है. सो 1 इज बेस्ड ऑन यू कैन से बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन. और ये फॉर्मूला क्या निकाला है आपने. सो एल एस इक्वल टू वी क्यूब डिवाइड बाई सी आर. ये आपको रटा होना चाहिए. जहां पे सी की वैल्यू क्या है 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस वी, ये भी आपको रटा होना चाहिए. और जहां पे सी की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0.5 टू 0.8, इन मोस्ट कॉमन केसेज इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 0.6. ये आपको रटा होना चाहिए. इक्वेशन नंबर 1. फिर दूसरा, बेस्ड on introduction of super elevation and extra widening. Based on introduction of super elevation and extra widening, यहां पे हमने निकाला है ls बराबर ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 2. और ये कब है, when pavement is rotated about center line, when pavement is rotated about center line. and ये फॉर्मूला हो गया, this formula, and this ls is equal to e n w plus w e. ये फॉर्मूला याद रखना है कब, when pavement is
rotated about inner edge. When pavement is rotated about inner edge. ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं और ये n की वैल्यूज भी याद रखनी है आपको, जहां पे n क्या है, सो n इज 150 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। जब प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो n की वैल्यू 150 है। इट्स वैल्यू इज 100 फॉर अर्बन एंड बिल्ट अप एरिया। फॉर अर्बन एंड बिल्ट अप एरिया, कोई बसाई हुई जगह है तो वहां पे ये वैल्यू 100 ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्पीड रिड्यूस कर देंगे, सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट कम है। और तीसरा ये वैल्यू आपको याद रखना है फॉर हिली टेरेन। हिली मींस माउंटेनियस प्लस स्टीप टुगेदर, फॉर हिली टेरेन, ये आपको याद रखना है। फिर तीसरा हमने निकाला, तीसरा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये इंपेरिकल फॉर्मूला किसने दिया, दिस इज बाय IRC। तो यहां से हमने निकाला LS इज इक्वल टू 2.7 V स्क्वायर डिवाइड बाई R। दिस इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, दिस इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, एंड दिस इज अगेन LS इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R फॉर हिली टेरेन, फॉर हिली टेरेन। ये आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए। 1 2 3 तीनों से निकालोगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड मैक्सिमम वैल्यू शुड बी अडॉप्टेड, जो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मैक्सिमम वैल्यू शुड बी अडॉप्टेड। तो ये तीनों आपको रट के रखना है, याद रखना है। मैंने डिटेल पहले डिस्कशन किया, ऑब्जेक्टिव्स में जो पूछता है वो बताया, फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि ये तो रट्टा मार के ही रखना है आपको। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला बेस्ड ऑन introduction of super elevation and extra widening, and this is third formula, empirical formula given as per IRC. I hope it is clear. I hope it is absolutely clear. एक बार जवाब दीजिए, समझ आया सबको कि नहीं? आंसर दीजिए एक बार, सब कुछ समझ आया? ठीक है, बताइए। कोई डाउट है तो उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको समझ आ गया ये सब, देन इसका मतलब हम मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जो नालायक बच्चे होते हैं वो झूल जाते हैं, वो हार बहुत जल्दी मानते हैं। नालायक बच्चों की पहली निशानी होती है कायर होते हैं, बड़ा जल्दी हार मानते हैं। थोड़ा सा देखा मुश्किल लग रहा है, हो गया, मैं नहीं करूंगा। ऐसे लोग कभी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे लेवल के हिसाब से नहीं, तुम्हारी औकात के हिसाब से नहीं, अपने लेवल के हिसाब से सेट होता है। आपको अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड एग्जाम के लेवल पे ले आना होता है। तो देख के कई लोग हार मान लेते हैं कायरता के वश, यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, सर क्या ही करा रहे हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, भगवान ही मालिक है ऐसे लोगों का। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेरी बातों में बहुत मजा आया होगा। ये चीजें जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्विकली मैंने सब कुछ बता दिया और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया कि तुमको क्या रटा होना चाहिए। नाउ दीस थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रांजिशन कर्व। कल की क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और एक दो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक शिफ्ट ऑफ कर्व, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। गो होम, ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन योर ओन, खुद से अपने जो आपकी वर्कबुक है, जो आपकी क्वेश्चन वाली बुकलेट है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालने के कुछ क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव में आए हैं या जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी कल हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे।